आगे जनाब वामिन मुशरा साहब कौमी सदर बाम से आपके सामने इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। सुकून से इत्मीनान से इंशाअल्लाह आप इनका खिताब सुना। बहुत मालूमाती खिताब होता है आप। हेलो साथियों, हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब के द्वारा जो बातें आप लोगों के सामने कही गई है वो बातें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं कोई लंबी बात आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अहम बातें पहले ही कह दी है। मैं केवल 2-3 बातें आप लोगों को कहना चाहता हूँ। हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 26 जून 2019 से ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा लेकर चल रहे हैं और ये यात्रा 9 महीने के बाद 6 मई 2020 को कन्याकुमारी पहुंचेगी। लगातार 9 महीने तक ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। 11 दिसंबर को हम लोग जब हैदराबाद पहुंचे तो 12 दिसंबर को खबर आई कि राष्ट्रपति ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी दी। तो हमने इस परिवर्तन यात्रा में, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दों को शामिल कर लिया और एनआरसी को शामिल कर लिया, एनपीआर को शामिल कर लिया और 16 जनवरी 2020 से कर्नाटक से हमने दोबारा इस परिवर्तन यात्रा को दक्षिण भारत में शुरू किया और अभी आंध्र प्रदेश में 17 स्टेट पूरे करने के बाद 18वें स्टेट में यहां हम लोग पहुंचे। साथियों, मुस्लिम समाज के लोग सीए के विरोध में खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। एनपीआर के विरोध में खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। एनआरआईसी के विरोध में खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आप लोगों को एक खास बात बताना चाहता हूं। ये जो काले कानून है, ये काले कानून ईवीएम की नाजायज औलाद है। ये जो तीनों कानून है, ये ईवीएम की नाजायज औलाद है। ये कैसे नाजायज औलाद है, मैं थोड़ा आपको सबूत के साथ बताता हूं। साथियों, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नहीं हैं। सबसे बड़े नेता अटल बिहारी और आडवाणी है। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी आडवाणी की चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता है। आप लोगों को जानकारी होगी कि अटल बिहारी और आडवाणी ने मिलकर कई चुनाव लड़े, मगर 182 से ज्यादा सीटें कभी नहीं जितवा पाए। 182। अगर अटल बिहारी आडवाणी दोनों मिलकर 182 लोकसभा की सीटें मुश्किल से जितवा पाए हैं, तो इनकी चादर बिछाने वाला नरेंद्र मोदी 303 लोकसभा की सीटें कैसे जितवाया, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2004-2009 में
कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जब ये नोटिस मिली तो उनको लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई। अब क्या किया जाए? उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के साथ समझौता किया और आरएसएस बीजेपी को कहा कि 2004-2009 में हमने घोटाला करके चुनाव जीता, आप चुप रहो। आरएसएस बीजेपी ने कहा क्यों चुप रहे? कहा कि आप 2014-2019 में घोटाला करके जीतो, हम चुप रहेंगे, और आप घोटाला करो, हम चुप रहेंगे, हमारे घोटाले के बारे में आप चुप रहेंगे। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, किसी प्रजा को मालूम नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों ने 2004, 2009 और 14 और 19 में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और 303 सीटें जीती। 303 सीटें जीतने के बाद इन्होंने सीएए बनाया, इन्होंने एनआरसी बनाया, इन्होंने एनपीआर बनाया, कानून बनाया। ये ईवीएम के द्वारा बनाई हुई नाजायज सरकार है और मेरी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस है। और जो सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछे, चुनाव आयोग ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनके पास कोई जवाब है। अभी जो 19 का चुनाव हुआ उसमें पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी सबूत, ये जो सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में साथ में लेकर चल रहा हूं, इस सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट है। मेरी केस में ये मेरे फेवर में दिया हुआ जजमेंट है और मेरी वजह से ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई ताकि घोटाला पकड़ा जा सके। अभी आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जो 2019 के चुनाव के पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है उसको चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके आधार पर 2019 का चुनाव घोटाले से हुआ साबित किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने वो सारे सबूत नष्ट कर दिए और ये केस सुप्रीम कोर्ट में गई। ये काल्पनिक बातें नहीं है, इसलिए कह रहा हूं ईवीएम मशीन के घोटाले के द्वारा बनी हुई सरकार है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, और उसके बाद उन्होंने ये कानून बनाया। इसलिए कह रहा हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरआईसी और एनपीआर ये ईवीएम मशीन की नाजायज औलाद है, इसे समझना जरूरी है। साथियों, मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि इसकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने हमें बताया कि पाकिस्तान में जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, पारसी अगर इन पर अन्याय होता है तो ये लोग अगर भारत में आते हैं तो इन लोगों को हम नागरिकता देंगे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से कुछ सिख महिलाएं और पुरुष अमृतसर में दरबार साहिब में गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने आए थे तो पत्रकारों ने उनको पूछा कि नरेंद्र मोदी सीएए के द्वारा पाकिस्तान के दुखी लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? केवल सियासत है, केवल राजनीति है। अरे हमें
ये लोग वीजा नहीं देते, नागरिकता कहां से देंगे? भारत में गोल्डन टेम्पल में आने के लिए, मत्था टेकने के लिए श्रद्धालुओं को वीजा नहीं देते, नागरिकता कहां से देंगे? ये उन लोगों की तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं। ये नागरिकता देने के लिए बनाया हुआ कानून नहीं है, क्योंकि 2015 में नरेंद्र मोदी ने 43,000 लोगों को नागरिकता दी। 43,000 लोगों को। सीए कानून नहीं था। फिर कौन से कानून के आधार पर 43,000 लोगों को नागरिकता दी? 1955 का जो कानून था, सिटीजनशिप एक्ट, उसके आधार पर। जब 55 के कानून के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, तो फिर सीए बनाने की क्या जरूरत थी? इसका रहस्य जानना जरूरी है। इसका रहस्य यह है कि इसमें मुस्लिम को डिलीट किया गया है। मुस्लिम को डिलीट करने के पीछे एक मकसद है। वो मकसद यह है कि जब मुस्लिम को डिलीट किया जाएगा तो भारत के मुसलमान विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा होगा, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, हमारे पास इसके सबूत है, इसके आधार पर कह रहा हूं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये जो अमित शाह है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये नॉमिनेटेड मिनिस्टर है आरएसएस के। नॉमिनेटेड मिनिस्टर का मतलब होता है, प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है कि ये ब्राह्मणों का नरेंद्र मोदी रखा हुआ प्रधानमंत्री है, जैसे रखी हुई औरत होती है, ऐसे रखा हुआ प्रधानमंत्री। वो असली गुनहगार आरएसएस वाले लोग हैं, इनका तो मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल मात्र। इस बात को समझना जरूरी है। इसके लिए उदाहरण मैंने आपको दिया। साथियों, ये इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी को अपने धर्म में प्रचार करके नहीं ला सकते। समझा बुझाकर इनको हिंदू नहीं बना सकते, क्योंकि इनके धर्म में मुसावात नहीं है, इक्वेलिटी नहीं है, समानता नहीं है। तो किस आधार पर अपने धर्म में लाएंगे? नहीं ला सकते। इनके धर्म में विषमता है, गैर बराबरी है, ऊंच नीच की धारणा है, भावना है, व्यवहार है। इसलिए कोई इनके धर्म में जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, ब्राह्मण के घर में जाओ, 1 या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते, तो पैदा करके भी संख्या नहीं बढ़ा सकते, प्रचार करके भी नहीं बढ़ा सकते। अब संख्या बढ़ाई जाए तो कैसी बढ़ाई जाए? इसलिए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहते हैं, ताकि जबरदस्ती से एससी के लोगों को हिंदू बनाया जा सके और उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये मामला सीए का इसलिए लाया गया है, इसलिए खड़ा किया गया है। दूसरी बात, यदि हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोगों को बांटते हैं, तो ये देश को बांटने का मामला है। तो इसका मतलब ये है कि धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश में लगे हुए हैं। 14 अगस्त 47 को इन्होंने ही पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों को बदनाम किया। मेरे पास इसके भी दस्तावेज हैं। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारी बातें आप लोगों को सबूतों के साथ बता दूं। केवल एक बात बताता हूं। बीबीसी का इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मुस्लिम लीग की परेशानियों की वजह से हमने पाकिस्तान बनाया। अब जब जवाहरलाल जी खुद ही कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया, तो अब और कोई सबूत लाने की क्या जरूरत है? वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने बनाया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं
कि हमने बनाया, जिन्होंने बनाया उन लोगों का आज की तारीख में कब्जा है भारत पर। ये जानना समझना जरूरी है। 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टियों का कब्जा था। 2014 में 411 सीटों पर कब्जा किया। 2019 में 451 सीटों पर कब्जा किया। ये डाटा के साथ चुनाव आयोग के साइट पर जाके देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। तो इसलिए इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये जो कब्जा किए हुए लोग हैं, ये लोग दोबारा ये सोचते हैं कि डीएनए के अनुसार हम विदेशी साबित हो गए हैं, अब भारत पर ज्यादा देर तक हमारा कब्जा बनाए रखना संभव नहीं है, इसलिए देश को दोबारा तकसीम करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय हम लोग नहीं थे, और जो थे जागृत नहीं थे। अब हम ब्राह्मणों को दोबारा भारत को तकसीम नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में नहीं करने देंगे। जो कुर्बानी की जरूरत हो देंगे, मगर दोबारा इस देश को तकसीम नहीं करने देंगे, बांटने नहीं देंगे। ये कानून देश को बांटने के लिए बनाया गया कानून है, ये हमारी मान्यता है। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा हो या ना हो, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर भारत सरकार बांग्लादेश के कुछ लोग भारत में हैं, अगर वो साबित कर दे कि वो बांग्लादेश में पैदा हुए, तो सारे लोगों को हम बांग्लादेश में लेने के लिए तैयार है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को उनको बांग्लादेश में भेजने का कोई मंसूबा नहीं है। वो उनको डिटेंशन कैंप में भेजना चाहते हैं। 2009 में कांग्रेस ने पहला डिटेंशन कैंप आसाम में बनाया, अभी बीजेपी वाले बना रहे हैं, और डिटेंशन कैंप में अभी 19,48,000 लोगों को रखा गया है। हैरान करने वाली बात है, उसमें केवल 5 लाख मुसलमान हैं और 14,48,000 SC ST OBC के लोग। आप लोगों को यह जानना जरूरी है, केवल 5 लाख मुस्लिम हैं आसाम में, और 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि SC ST OBC के लोगों को इस आंदोलन में पूरी ताकत से जोड़ने की जरूरत है, और इसीलिए पूरे संगठन और पूरे शक्ति के साथ हम लोग इस मैदान में कूदे हुए हैं, पूरे ताकत के साथ में सारे देश भर। अभी आखिरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एनपीआर से जानकारी लेने के लिए आपके पास लोग आएंगे। केवल आप जानकारी नहीं देंगे, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर आप कहोगे नहीं देंगे, नहीं देने से ये मामला चलेगा नहीं। ये लड़ाई इंडिविजुअल लेवल पर लड़ने की नहीं है। आप लोगों को इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मोहल्ले मोहल्ले में कमेटियां बनाओ, 11 मेंबर की कमेटी बनाओ। वो जो प्रगणक आएगा, वो कमेटी के लोग प्रगणक से बात करेंगे। एक आदमी, आम आदमी प्रगणक का मुकाबला नहीं कर सकेगा। 11 लोगों की कमेटियां बनाओ और वो लोग उनसे बात करेंगे। समझदार लोग रखो उस कमेटी में, बोलने वाले, उनको समझाने वाले, ये करना होगा। दूसरा, हम लोगों ने एक और आंदोलन शुरू किया, नेशनल एनपीआर बायकॉट आंदोलन। नेशनल एनपीआर बायकॉट आंदोलन। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए, आपके बड़े बुजुर्ग हैं और इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इस बायकॉट आंदोलन का वीडियो ऐलान किया है, आप देख लेना। तीसरी बात, जब आप ऐसा करोगे, कमेटियां बनाओगे, तो आइसोलेशन में कमेटी बनाने से आपकी अलग कमेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ दो तो सारी जिम्मेदारी हम ले लेंगे, हर प्रकार की जिम्मेदारी लेंगे।
ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने कानून आने से मामला खत्म हो गया है, ये मानना गलत होगा। आने वाले समय में भी नई समस्याएं पैदा होने वाली है, पैदा की जाने वाली है। तो इसके लिए हमारे लोगों को मिलजुल कर एक तहरीक का निर्माण करना होगा। आप लोग आजाद भारत में 72 साल में बनाए हुए मजलूम हो, हम लोग 3000 साल के मजलूम हैं। आप नए नए मजलूम हो, हम पुराने मजलूम हैं। तो इसका मुकाबला करने के लिए नए और पुराने मजलूमों का इत्तेहाद कायम करना होगा, एकता कायम करनी होगी और एकता कायम करके एक तहरीक निर्माण करनी होगी। राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की तहरीक निर्माण करनी होगी। तो भविष्य में चाहे कोई भी समस्या आ जाए तो हम संगठित रूप से उसका मुकाबला करने के लायक रहेंगे। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। इसलिए मजलूम और मजलूम की एकता होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। मजलूम और जालिम की एकता होने से मामला हल नहीं होगा। जालिम को समझाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जालिमों को समझाते रहते हो, बहुत गलत है। कुरान में जालिमों को समझाने के लिए नहीं कहा, रोकने के लिए कहा। जालिमों को समझाओ, अल्लाह ताला ने नहीं कहा। अल्लाह ताला ने कहा रोको, समझाओ नहीं कहा। ये जालिमों को समझाओ, जालिमों को कहां से समझाया जा सकता है? अरे उनकी पूछ तुम अगर कुंगली में डालो, कुंगली टेढ़ी हो जाएगी, पूछ सीधी नहीं होगी। समझाने का मतलब नहीं है, इनको रोकने की तजवीज करनी होगी, रोकने का बंदोबस्त करना होगा। और ये ताकत से, जनशक्ति से, यूनिटी से, इत्तेहाद से ही संभव है। ऐसा करना होगा, ऐसा आप करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। और इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।